हर एक एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। उसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन करने में लगा हुआ है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, सोचो जरा, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? या तो इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा, लेट्स सपोज कि वैलेंस शेल में 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस एटम के लिए 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, अब अगर मान लो कि वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी को 7 इलेक्ट्रॉन देना तो भाई देखो समझदारी की बात है नहीं, है ना, तो वो क्या करेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो भी उसका ये जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। या फिर थर्ड मेथड क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है विद दी अदर एटम और इससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा FC के बारे में। क्या है ये FC? FC इज द फॉर्मल चार्ज, है ना, FC इज द फॉर्मल चार्ज। जैसे कि मान लो मेरे पास O3 है, ठीक है, अभी बना कैसे होगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, अगर मैं ऐसे बना दूं ऐसे, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। चलो ठीक है, अगर उसने 3 बॉन्ड बनाया तो कहीं ना कहीं पे तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज मुझे लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड भी नहीं बना पाता है, ठीक है। तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा? तो फॉर्मल चार्ज, FC क्या है, फॉर्मल चार्ज निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला भी हमको बताया गया है कि किस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एटम पे चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा। हम कितने बॉन्ड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था बॉन्ड क्या है, दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होता है तो उसी को हम बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में। सो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, मान लो एक एटम A है हमारे पास, एक एटम B है हमारे पास, ठीक है। तो एटम A के सेंटर से और एटम B के सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे बॉन्ड लेंथ। और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। एंड इसके लिए आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं। जो 14 से हायर स्पीशीज होते हैं उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन ये है, एंड लेस देन 14 के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, एंड बॉन्डिंग, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग अपॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम हेलो क्लास 11th, वेलकम टू सनित गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्विक रिवीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो इससे पहले के जो हमारे चैप्टर्स रहे हैं उन तीनों चैप्टर्स के हमने क्विक रिवीजन कर लिए हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की बारी है आज, प्लस अगर आपको डिटेल में लेक्चर देखना है तो वो ऑलरेडी हमने कर रखा है, मैं उसको आई बटन पे लगा दूंगी, आप वहां से जाके डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो फटाफट से इस चैप्टर का हम करेंगे रिवीजन, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सभी तक मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो देखो सबसे पहले क्या है, वैसे चैप्टर का पूरा ये चैप्टर जो है वो है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, बॉन्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, ठीक है, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड इज अट्रैक्शन, है ना। जब दो एटम के बीच में हम अट्रैक्शन बनाते हैं, दो एलिमेंट के बीच में जब अट्रैक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एक दूसरे से अटैच है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। सो एवरी एलिमेंट ट्राई टू लो इट्स एनर्जी, है ना। हर कोई एलिमेंट यही चाहता है कि भाई उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो, और अगर किसी की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और उसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, जब वो किसी दूसरे स्पीशीज के साथ अपने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एंड यही है हमारा केमिकल बॉन्डिंग। ओके, सो यहां पे हम सबसे पहले कोसेल लुइस अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या बातें हमको बताई है। तो इन्होंने हमसे क्या कहा कि एक आप कोई भी मॉलिक्यूल देख लो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या देखो कि उसका स्ट्रक्चर, अगर आप किसी क्यूब को देखते हो, है ना, किसी भी क्यूब को देखते हो तो आप क्या देखते हो भाई, क्यूब के पास कितने कॉर्नर होते हैं, टोटल इसके पास 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब के पास, है ना। देखो 1 2 3 4
5 6 7 8। एक क्यूब के पास टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर है। अगर हमने एक कॉर्नर यहां से हटा दिया, जैसे कि मान लो ये हमने यहां से हटा दिया, तो क्या ये क्यूब बनेगा? या फिर अगर मैंने यहां से इसको हटा दिया तो क्या ये क्यूब बनेगा? नहीं बन पाएगा। उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से हर एक स्पीशीज जो है वो चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो ताकि उसको स्टेबिलिटी मिल सके, जैसे इस क्यूब को 8 कॉर्नर होने पे मिली है। सो अकॉर्डिंग टू हिम एवरी एटम इन नेचर ट्राई टू कंप्लीट इट्स वैलेंस शेल। हर एक एटम अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने में लगा हुआ है। उसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन करने में लगा हुआ है। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? सोचो जरा, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? या तो इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट कर देगा। लेट्स सपोज कि वैलेंस शेल में 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस एटम के लिए 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो 1 या फिर 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, अब अगर मान लो कि वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी को 7 इलेक्ट्रॉन देना तो भाई देखो समझदारी की बात है नहीं, है ना? तो वो क्या करेगा, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो भी उसका ये जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना? या फिर थर्ड मेथड क्या है, वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है विद दी अदर एटम और इससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तीनों मेथड अप्लाई करके कोई भी एटम स्टेबल बन सकता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकता है। एंड वी हैव इमेजिन एटम एज अ क्यूब, है ना? यहाँ पे एटम को किसकी तरह इमेजिन किया गया है? क्यूब की तरह इमेजिन किया गया। इन्होंने कहा, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियस और जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इन्होंने एक नाम दिया, दैट इज कॉल्ड कर्नल, ठीक है। और जो आउटर इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उसको नाम दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर आउटर इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। सो where the center of the cube is called kernel and the 8 corner is occupied by the electron, इसको हमने क्या कह दिया, वैलेंस शेल कह दिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम है, ठीक है, हमारे पास सोडियम है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। तो बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, 3s1 हमारा यहाँ पे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये हमारा आउटर मोस्ट शेल हो गया, ये हमारा वैलेंस शेल हो गया। दिस प्लस न्यूक्लियस ये मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके हमारे कर्नल बनाएंगे, इनको हम कर्नल बोलते हैं, ठीक है। नाउ लुईस कॉसेल ऑक्टेव लो, देखो अभी देखो लुईस कॉसेल दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, है ना, बट इनकी जो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्कवरीज थी, इनकी जो थ्योरी थी वो काफी मैच हो रही थी। इन दोनों ने ही एटम के ऑक्टेट के बारे में बात की, इन दोनों ने ही बताया कि एटम को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। और लुईस ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इनर इलेक्ट्रॉन जो है यानी कि जो कर्नल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम है तो सोडियम के वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अगर हम क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम सोडियम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लोरीन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मैग्नीशियम होगा तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड ये जो रिप्रेजेंटेशन है दिस इज कॉल्ड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं, ये सारे के सारे हमारे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, क्लियर। नाउ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, तो वो तो सिर्फ हमने एक स्पेसिफिक एटम का रिप्रेजेंटेशन किया। अगर हमें कोई एक मॉलिक्यूल बनाना है, जैसे कि मान लो हमें चलो H2O बनाना है, कि भाई H2O किस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा, किस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, कैसे कैसे बॉन्ड बनेंगे, कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे, ठीक है। या फिर मुझे H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाना है, मुझे HNO3 का स्ट्रक्चर बनाना है, तो किस तरीके से बनाएंगे, तो उसके लिए लुईस ने अपना डॉट स्ट्रक्चर बताया। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले कहा गया कि भाई जितने भी, ठीक है, जितने भी
वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चाहे अगर हम मान लो H2SO4 की बात करें तो हाइड्रोजन में, सल्फर में, ऑक्सीजन में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, उसको T से लिखा गया, ठीक है, टोटल वैलेंस है, ठीक है। फिर बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे टोटल वैलेंस हाइड्रोजन में तो 2 ही आ सकते हैं आउटर मोस्ट शेल में, सल्फर में 8 आएंगे, ठीक है, लेकिन कितने अब प्रेजेंट है, आने 8 चाहिए थे बट अब प्रेजेंट कितने हैं उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड कितने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को U से रिप्रेजेंट किया गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर देंगे तो हमारे पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। एंड यहां पे जब हम कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे तो किस टाइप के एलिमेंट को सेंटर पे रखेंगे, किसको हम कॉर्नर पे रखेंगे, ये भी बताया गया। क्या कहा गया यहाँ पे कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आर केप्ट इन दी सेंटर, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर हम बोले कि ऐसे स्पीशीज जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है उनको सेंटर पे रखा गया, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है यानी कि जिनके पास नेगेटिव चार्ज है उनको कॉर्नर्स पे रखा गया, ठीक। तो इस तरीके से हम किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं बेटा FC के बारे में। क्या है ये FC? FC इज द फॉर्मल चार्ज, है ना, FC इज द फॉर्मल चार्ज। जैसे कि मान लो मेरे पास O3 है, ठीक है, अभी बना कैसे होगा, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, अगर मैं ऐसे बना दूं ऐसे, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, ऑक्सीजन तो 4 बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। चलो ठीक है, अगर उसने 3 बॉन्ड बनाया तो कहीं ना कहीं पे तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज मुझे लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड भी नहीं बना पाता है, ठीक है। तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो फॉर्मल चार्ज। FC क्या है, फॉर्मल चार्ज निकालने का यहाँ पे फॉर्मूला भी हमको बताया गया है कि किस तरीके से हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। हम ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस एटम पे चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। सो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग या फिर इसको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, माइनस हाफ ऑफ दी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करते हैं। ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो इस चैप्टर में कितने टाइप के बॉन्ड हम पढ़ेंगे, वैसे तो काफी सारे टाइप के बॉन्ड है बट मेन अभी हम 3 टाइप के बॉन्ड को डिस्कस करते हैं। वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, देन आयनिक बॉन्ड, देन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये चीज आपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ी होगी, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ये हमारा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाते हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाएंगे और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है यहां पे कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन देके कैटायन एंड एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। यहां पे कैटायन और एनायन यानी कि चार्ज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, और जब ये आपस में कंबाइन होते हैं सो दे कंबाइन विद द वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि उनको सेपरेट कर पाना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है हमारे लिए, राइट। एंड द थर्ड वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, यस, जहां पे पूरा पूरा लोन पेयर डोनेट कर दिया जाता है, ठीक है। डोनेट लोन पेयर, यहां पे पूरा पूरा एक लोन पेयर डोनेट कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो यहां पे कोई एक हमारे पास मेटल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, और यहां पे मेरे पास NH2 है जिसको हम लिगेंड बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ये अपना पूरा पूरा लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा एंड दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है।
आया समझ में? कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है. नाउ नेक्स्ट इज लेटाइस एंथैल्पी. सो लेटाइस एंथैल्पी क्या है? एक मोल ऑफ कंपाउंड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगती है उसको हम क्या कहते हैं? लेटाइस एंथैल्पी कहते हैं. जैसे कि हमारे पास है NaCl. अब इस 1 मोल NaCl को ब्रेक करने के लिए हम कितनी एनर्जी दे इसको, है ना? इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ताकि ये अपना Na पॉजिटिव गैस एंड Cl नेगेटिव गैस में कन्वर्ट हो जाए. दिस इज कॉल्ड लेटाइस एंथैल्पी. एंड इसका रिवर्स कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जब कंबाइन होंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी ताकि वो 1 मोल ऑफ NaCl बना सके. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेटाइस एंथैल्पी. ठीक. So lattice enthalpy of an ionic solid is defined as energy required to completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous constituents ion and vice versa. आया समझ में कि लेटाइस एंथैल्पी क्या होता है? यस, 1 मोल ऑफ NaCl को ब्रेक करना अपने गैशियस आयंस में इज कॉल्ड लेटाइस एंथैल्पी. एंड गैशियस आयंस में ब्रेक करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम लेटाइस एनर्जी या फिर लेटाइस एंथैल्पी बोलते हैं. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज बॉन्ड पैरामीटर. तो यहां पे हम कितने बॉन्ड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे? सो यहां पे हमारे पास है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ये पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. तो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था बॉन्ड क्या है? दो एटम के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होता है तो उसी को हम बॉन्ड कहते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ के बारे में. सो देखो बॉन्ड लेंथ क्या होता है? मान लो एक एटम A है हमारे पास, एक एटम B है हमारे पास. ठीक है, तो एटम A के सेंटर से और एटम B के सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम बोल देंगे बॉन्ड लेंथ. और जनरली हम बॉन्ड लेंथ को किस में मेजर करते हैं बेटा? पिकोमीटर में मेजर करते हैं. ठीक. फिर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल के बारे में कि भाई बॉन्ड एंगल क्या होता है. देखो फॉर एग्जाम्पल वाटर का हम एग्जाम्पल लेते हैं. तो हमने यहाँ पे H2O ले लिया. H2O अब दिखने में तो यहाँ पे नहीं लग रहा कि कोई एंगल होगा, बट जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? बेंट शेप बनता है. और इसके बीच में जो एंगल होता है ना 104.5 डिग्री, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. ठीक है, दो बॉन्ड के बीच में, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल बॉन्ड के बीच में, ठीक है, बॉन्ड लेंथ के बीच में जो एंगल है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल. नाउ नेक्स्ट वन इज बॉन्ड एंथैल्पी. तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? एक मोल ऑफ, ठीक है, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है 1 मोल का, उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. उसको क्या कहते हैं बेटा? बॉन्ड एंथैल्पी कहते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन इज बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? अभी आगे जाके MOT पढ़ेंगे, वहां पे भी आपको फॉर्मूला दिया गया है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, इससे हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं. जहां पे हमें पता चलता है कि एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है ना, किस टाइप का बॉन्ड है ये हमें कैसे पता चलेगा? बॉन्ड ऑर्डर की हेल्प से पता चलेगा. ठीक. नाउ द नेक्स्ट वन इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड. तो पोलैरिटी का क्या मतलब है? पोलैरिटी का मतलब होता है चार्ज. चार्ज मींस पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. तो ऐसे स्पीशीज जहां पे हमें ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देखने के लिए मिलते हैं, है ना, तो देखो अगर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा? पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से पोलैरिटी जो है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? टुवर्ड्स दी एनायन शिफ्ट हो जाएगी. देखो जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा कैटायन है, कैटायन का साइज छोटा ही होता है, और एक हमारे पास एनायन है. अब देखो एनायन जितना ज्यादा बड़ा होगा उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज वो बढ़ जाएगी. तो ये क्या करेगा? ये थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट होकर इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा. अब इसका जो ओरिजिनल शेप था, जो पहले ये स्फेरिकल शेप में था, वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है. किसके इलेक्ट्रॉन को? इस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को.
ठीक है, और जितना छोटा कैटायन होगा उसकी पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। इसी पे हम फजान्स रूल पढ़ते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। फजान रूल क्या कहते हैं बेटा, कि कोई भी, है ना, फजान रूल ने क्या कहा कि कोई भी, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो कोई भी स्पीशीज में 100% कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसमें कुछ परसेंट आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं हो सकता जिसमें सिर्फ और सिर्फ आयनिक बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा, कहीं ना कहीं कुछ अमाउंट में कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, यही कहते हैं फजान रूल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक। अगर हम बोले कि भाई NaCl जो है ये आयनिक बॉन्ड है, तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल हमें कभी नहीं बोल सकते कि हाँ ठीक है, मान लेते हैं ये आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना है, बट 100% आयनिक बॉन्ड है, ये मानना गलत बात होगी, ठीक है, ये हम नहीं मान सकते अकॉर्डिंग टू फजान रूल। तो नो आयनिक बॉन्ड इज 100% आयनिक, वहां पे कुछ कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा, एंड नो कोवलेंट बॉन्ड इज 100% कोवलेंट, वहां पे कुछ आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। सो and no covalent bond is 100% covalent, ionic bond have some covalent nature and covalent bond have some ionic nature. Clear? So this is Fazan rule which is very important. Clear? Now next है हमारा रेजोनेंस। नाउ रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये एक जगह टिकता नहीं है, ये कंटिन्यूएशन में घूमता रहता है, घूमता रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ठीक है, अभी O3 का इससे पहले भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ठीक है, यहाँ पे फिर से हमारे पास O3 है, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये वाला सिंगल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड का मतलब होता है कि पाई बॉन्ड ना कभी भी एक जगह पे नहीं टिकता है, ये पूरे ग्रुप में, है ना, घूमता ही रहता है, ठीक। यहाँ पे एक और चीज हमको देखने के लिए मिली, देखो हमने पढ़ा था कि जब सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड का 148 पिकोमीटर है, यहाँ पे 121 पिकोमीटर है, लेकिन जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया तो ये हमारा 121 पिकोमीटर हो गया और ये हमारा 148 पिकोमीटर हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ी नाइंसाफी नहीं है कि पहले इसी बॉन्ड को हमने 148 बोला, अब क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया तो यही हमारा 121 हो गया। लेकिन जब हम रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम सिंगल और डबल बॉन्ड के बारे में बात नहीं करते, यहाँ पे हम उनके एवरेज के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है, दीज टू आर दी कैनोनिकल स्ट्रक्चर, एंड ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड रियल स्ट्रक्चर, एंड दीज आर दी इमेजिनरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो 128 पिकोमीटर एंड 128 पिकोमीटर, ये क्या है, ये इनके एवरेज है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड होगा तो इनका बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में जब रेजोनेंस होता है तो इनका बॉन्ड एंगल इनके एवरेज के बराबर हो जाएगा, दैट इज 128 पिकोमीटर, ठीक है। रियल में कैनोनिकल फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो हम बोल सकते हैं कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत टाइप के रेजोनेंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड रेजोनेंस भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो वीबीटी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वीबीटी। तो वीबीटी कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो लुईस कोसेल के कॉन्सेप्ट नहीं बता पाए थे, है ना। लुईस कोसेल कॉन्सेप्ट ने कभी भी हमको शेप के बारे में नहीं बताया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको वीबीटी से, ठीक है, और आगे हम VSEPR बताएंगे, उनके अकॉर्डिंग हमें काफी सारी चीजों का पता चला, हमको शेप के बारे में पता चला, हमको ज्योमेट्री के बारे में पता चला। सो बेसिकली यहाँ पे VBT में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म ओवरलैपिंग, यहाँ पे SS का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, आप यहाँ पे SS का ओवरलैपिंग देखेंगे, आप यहाँ पे SP का ओवरलैपिंग देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे PP का ओवरलैपिंग देखेंगे। दिस इज कैसा है, ये हमारा एक हमारा इस तरीके का ये कोलिजन होता है, और एक आपको इस तरीके का कोलिजन देखने के लिए मिलेगा, साइड ऑन कोलिजन एंड हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। तो ये दो टाइप की कोलिजन देखने के लिए मिलेंगे और तब जाके हमारा एक
हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द एटम विद इलेक्ट्रॉन लोकलाइज इन द ओवरलैपिंग रीजन। एंड किसी भी स्पीशीज का मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एस वाला जाके, ठीक है, किसी दूसरे शेल के पी से या फिर डी से बॉन्ड बना रहा है, नहीं, जब नियरली इक्वल एनर्जीज होती है ना, वही जाके आपस में पेयरिंग कर पाते हैं। एंड यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है, दिस इज, यही तो है हमारा, देखो यहाँ पे सिग्मा एस है, ये भी हमारा सिग्मा एस है, ये सिग्मा एस है हमारा, और ये हमारा सिग्मा पी है, ठीक है, दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा पी पाई बॉन्डिंग हो सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल लाइक sp-df टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहाँ पे नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिसकी एनर्जी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। हेड ऑन फॉर सिग्मा एंड साइड बाय साइड अगर होगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये हमको किसके बारे में बताता है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, कि भाई टेट्राहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, किस टाइप का यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसके बारे में भी वीवीटी हमको बताता है, ठीक। Now the next is hybridization. What is hybridization? Hybridization is the overlapping, है ना। यहाँ पे क्या होता है बेटा, overlapping की जाती है either valence shell or maybe belongs to the penultimate shell, ठीक है। पेनल्टीमेट और एक होता है हमारा अल्टीमेट शेल, आउटर शेल और उसके इनर वाला, जस्ट इनर वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की जाती है। ऑर्बिटल मस्ट बी सेंट्रल ओनली बिलोंग्स टू दी ओनली वन एटम। जैसे कि देखो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक s ऑर्बिटल जो है, ठीक, p के साथ, एक p के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अगर दो के साथ बॉन्ड बनाएगा तो sp2 हो जाएगा। अगर तीन p के साथ बॉन्ड बनाएगा तो sp3 हो जाएगा। अगर d को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया तो sp3d और sp3d2। इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। जैसे कि अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, sp3d होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, ठीक है, sp3d2 होगा तो स्क्वायर पिरामिडल बन जाएगा, sp3d2 और d2sp3 होगा तो ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट इज VSEPR थियरी, है ना। तो VSEPR थियरी क्या है, यहाँ पे किसके बारे में बताता है। अब देखो VSEPR के अकॉर्डिंग हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्योमेट्री एंड शेप दोनों चीजें हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो VSEPR यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द वैलेंस शेल रिपेल ईच अदर, ऑफ कोर्स। तो इतने मिनिमम हम डिस्टेंस पे रखेंगे भाई कि ज्यादा दूर भी ना हो और ज्यादा पास आए तो रिपल्शन हो जाएगा, तो इतने डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि एक बैलेंस बना रहे। एंड दीज पेयर ओरिएंट देमसेल्व्स एज फार एज पॉसिबल, है ना, जितने मतलब जहां पे मिनिमम रिपल्शन हो उस तरीके से ये जो स्पीशीज होते हैं अपने आप को अलाइन करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। लोन पेयर वर्सेस बॉन्डिंग पेयर रिपल्शन, यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होता है। एंड अकॉर्डिंग टू VSEPR लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम हमें बॉन्ड पेयर में रिपल्शन देखने के लिए मिलेगा। इसी के बेसिस पे स्पीशीज अपने आप को अरेंज करते हैं, ठीक है, एंड एक शेप और ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे हमारे पास A और B नाम का स्पीशीज है, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे FeCl2 कर दे, ठीक है, तो Fe है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल, दैट इज कॉल्ड लीनियर। ऐसे ही ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इस तरीके से हमको ज्योमेट्री वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू VSEPR, ठीक। Now the next is molecular orbital theory. So molecular orbital theory में हम bonding and anti bonding के बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में पता कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पता कर सकते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, ठीक है। एंड इसके लिए आपके पास कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी हैं। जो 14 से हायर स्पीशीज होते हैं उनके लिए कॉन्फ़िगरेशन ये है, एंड लेस देन 14 के लिए कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो
एंड बॉन्डिंग, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग अपॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। नाउ द नेक्स्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इससे पहले भी हमने काफी बॉन्ड के बारे में बात की है। नाउ द लास्ट वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? जब हाइड्रोजन के साथ कोई स्पीशीज बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कोई भी स्पीशीज हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा? नहीं, ठीक है। जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, मोर electronegative species form bond with hydrogen, then they form hydrogen bonding। तब जाके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तब जाके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इसमें भी दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, कौन कौन से? वन इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द सेकेंड वन इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है? एक स्पीशीज, ठीक है, दूसरे अदर स्पीशीज के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, उनका अट्रैक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पे ये हाइड्रोजन HX है हमारे पास, मान लो ये F है, HF है, तो ठीक है, ये एक स्पीशीज हो गया। F जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये वाला H दूसरे F के साथ बॉन्ड बनाएगा, यानी कि दूसरे स्पीशीज के साथ, अपने सेम स्पीशीज के साथ नहीं, उसके साथ तो बॉन्ड है ही, बाकी दूसरे को भी वो अट्रैक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड जब हम इंट्रामॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाता है? इन सेम स्पीशीज, सेम ही स्पीशीज में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, सेम ही स्पीशीज में अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। मान लो जैसे कि ये है डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहां पे मान लो C है, चलो डबल बॉन्ड OH, तो ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये इससे अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। विद इन अ मॉलिक्यूल यहाँ पे बॉन्ड बनता है इन केस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पे हमने अपना खूबसूरत सा जो चैप्टर था, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर कर लिया है समाप्त विद इन 30 मिनट। तो पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है, उसको मैंने बहुत क्रिस्प वे में समझाया है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप लॉन्ग वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, एंड बाकी का डिस्कशन अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट चैप्टर का क्विक रिवीजन। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।